हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का थ्योरी पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम रोटेशनल मोशन पर फोकस करेंगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, जिसमें कि हम लोग इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे। देन मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको कि टॉर्क बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन, प्योर रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और इम्प्योर रोलिंग मोशन। फिर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और जो इंक्लाइंड प्लेन वाला जो हमारा मोशन है, रोलिंग मोशन, उसमें जो हमारे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं या टर्म्स यूज होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। देन रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो रोटेशनल मोशन है उसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो हर एक पार्टिकल होता है बॉडी का, वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। ये आपको पता है कि हमने अभी पिछले क्लास में ही ये देखा है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्सिस जो है वो फिक्स है। जैसे कि फैन जब रोटेट करता है तो उसकी एक्सिस फिक्स है, वहीं पर जब बाइसिकल मूव करती है, उसके जो पहिया हैं वो रोटेट करते हैं, उस केस में एक्सिस फिक्स नहीं है। तो यहां पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो एक रिजिड बॉडी की रोटेशन की बात होगी। कब? जब उसका एक्सिस फिक्स्ड हो। तो उस केस में हर एक पार्टिकल जो होता है उस बॉडी का, वो मूव कर रहा होता है एक सर्कल में, जिसका जो रोटेशन, जो सर्कल बनता है, वो एक प्लेन फॉर्म करता है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। और ये जो हमारा रोटेशनल मोशन है वो कैटेगराइज्ड बाय होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा, एंड एंगुलर वेलोसिटी, जहां पर कि डी थीटा और एंगुलर वेलोसिटी, इनमें हम अगर रिलेशन देखें तो ओमेगा बराबर हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। तो अगर मान लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म ना हो, तो उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, और उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहाँ रोटेशनल मोशन के केस में, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के केस में, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, अब हमारे पास, अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट करना चाहें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसको देखा था कब, जब हम एक सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कर रहे थे। तो सर्कुलर मोशन के डिस्कशन में हमें यह पता है कि अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग द टेंजेंट और दूसरा अलोंग द सेंटर। सो वो एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर एटी जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि एटी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर। अल्फा भी यहां पर ये बोल्ड में ही होगा, ये दिख नहीं रहा क्योंकि सिंबल उस तरीके का है कि बोल्ड दिखा ही नहीं। सो एटी बराबर हो गया अल्फा टाइम्स आर। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की। तो लेट अस सपोज कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन निकलकर आती हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लीनियर मोशन के केस में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती हैं। तो क्योंकि यहां पर हम ये लेकर चल रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ये बन जाता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर,
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। फिर आ जाता है थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इन ब्रैकेट 2n-1। यहां पर हर एक सिंबल का मीनिंग क्या है और ये जो चौथा फॉर्मूला है वो क्या है, आइए समझते हैं। ये जो ओमेगा है वो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एक्ट हुआ फॉर टाइम टी, तो कुछ समय बाद यानी कि टी समय बाद जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा हो जाएगी और हमें मिलेगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टाइम्स टी। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस जो कि ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, उसमें अल्फा एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मौजूद हो, तो टी समय बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, वो बराबर होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा होता है। तो ये तीन इक्वेशन, तो जैसे हमारी तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होती है लीनियर मोशन के लिए, वैसा ही यहाँ पर हमें मिल रही है। ये जो चौथी इक्वेशन है, तो लीनियर मोशन के केस में एक हमारे पास इक्वेशन थी एसएन करके, जो कि nth टाइम पर या nth सेकंड पर, ये बोलना और सही होगा कि nth सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। इस यहां पर इस केस में रोटेशनल मोशन के केस में जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि nth सेकंड पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो थीटा nth इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 टाइम्स 2n-1। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज है जो कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। और ये क्यों आता है? एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अभी तक हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि चाहे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन इन प्लेन हो या लॉज ऑफ मोशन हो, हर एक केस पर हम ये मान रहे थे कि जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है या पॉइंट पार्टिकल है। हमने उस पे किसी और तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का कंसीडर किया ही नहीं। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है तो उस पर एक सेंटर ऑफ मास होता है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये कहते हैं कि पूरा फोर्स उस सेंटर ऑफ मास में लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है या लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। बट अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या कोई एक फाइनाइट साइज की बॉडी है, उसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स किस तरह से लगाया गया है वो टर्निंग इफेक्ट को जनरेट करता है। ठीक है, तो बात आती है टॉर्क की। उसको हम लोग बोल देते हैं टॉर्क, यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो और उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस बॉडी के अबाउट, उसके उस बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उसके बेसिस पर जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है हम कह देते हैं कि वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो जनरेट कर रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार है टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या हो गया कि स्पेस में जो फोर्स है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर इसको हमें लिखना हो मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन के टर्म्स पर, तो हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ का मॉड टाइम्स एन कैप, या फिर इसी चीज को लिखा जा सकता है मॉड आर क्रॉस एफ को आर एफ साइन थीटा, और एन कैप तो हमारा है ही। तो ये आर एफ साइन थीटा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, और ये जो एन कैप है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कि हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग पाते हैं जब हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होता है। ठीक है, किसी रिजिड बॉडी का जब फिक्स एक्सिस रोटेशन होता है तब हमें जो एन कैप की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मिलती है। ये जो टॉर्क है ये एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, दो तरीके के वेक्टर होते हैं हमारे, एक पोलर वेक्टर होता है और एक एक्सियल वेक्टर होता है। ये जो टॉर्क है वो हमारा
एक्सियल वेक्टर है। फिर यहां पर बात आती है कि टॉर्क की एसआई यूनिट क्या है। तो टॉर्क की एसआई यूनिट हमें यहां से पता चलेगी। आर की यूनिट क्या होती है, यानी कि एक तरीके की डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हो गई मीटर, और एफ जो है उसकी यूनिट हो गई न्यूटन। सो एसआई यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। अब क्योंकि ये जो टॉर्क होता है वो किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा देखें कि टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन ओ, तो उस केस में क्या होगा, जो ये हमारा पूरा रोटेशन हो रहा है इसमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द टॉर्क। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं शो करता है टॉर्क में। और ये कैसे हमें पता चल रहा है, ये चीज हमें कैसे पता चल रही है, यहां से। यहां पर अगर आप देखें तो साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है, एफ का साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी आर और एफ वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होगा वही यहां पर टॉर्क को जनरेट करेगा। तो फोर्स आर के साथ कैसा भी एंगल बना रहा हो, जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, यानी कि आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है फोर्स का, वही टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो लेट अस सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उसमें टॉर्क एक्ट हुआ टाउ। तो उस ऑब्जेक्ट में जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो होगा अल्फा। हमें रिलेशन मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। देन अब यहां पर क्या है कि मोमेंट ऑफ अ कपल या टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर बिटवीन द टू फोर्सेज एंड आइदर फोर्स एफ, दस टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये जो चीज यहां पर लिखी है इसको समझिए क्या है, कि जैसे आप किसी बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, कैप खोलते हैं जब, तो कैप को खोलने पर क्या होता है, आप एक साथ दो फोर्स लगा रहे होते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि आप इसका कैप अगर ओपन करना चाहें तो एक आपने इस तरफ से पकड़ा और एक इस तरफ से पकड़ा, और इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हैं ना, ऐसे रोटेट करते हैं तो ये फिर ये खुल जाता है, ठीक है। ऐसे आपने रोटेट किया और ये खुल गया। क्या आपने किया, यहां पर अगर आप देखें तो फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन पर और इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन पर। तो फोर्स कैसा है, फोर्स यहां पर कैसा लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो उस केस में जब इस तरीके से हमारे पास फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो एक ऐसा टर्निंग इफेक्ट जनरेट करते हैं जहां पर कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मतलब वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो टॉर्क हमें मिलता है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ अ कपल भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि दो फोर्स एक साथ लग रहे थे, इस वजह से कपल नाम आ जाता है, या उसको सीधे सीधे कपल भी बोल देते हैं। तो टाउ बराबर यहां पर हो जाता है आर क्रॉस एफ। तो ये जो आर है, आर ये है पोजीशन वेक्टर आर बिटवीन टू फोर्सेस। एक फोर्स का दूसरे फोर्स के बीच जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो यहां पर आता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इन केस ऑफ अ कपल। तो इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क कोई एक ऑब्जेक्ट अगर डी थीटा रोटेट करता है तो वर्क डन उस पर कितना होगा। बिल्कुल ये उसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जैसे कि एक लीनियर मोशन में ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, तो वर्क डन कितना होगा। वहां भी डॉट प्रोडक्ट लेते थे, यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। वहां पर डॉट प्रोडक्ट था फोर्स वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसका। सो यहां पर हम लोग टॉर्क और जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया टाउ डॉट डी थीटा। इसी तरीके से जो पावर है वो भी यहां पर डिफाइन हो जाएगा कि पावर में बी डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो पी बराबर हो गया टाउ डॉट ओमेगा।
अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, देखिए मोमेंट शब्द कई बार इस्तेमाल हो रहा है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली मोमेंट का मतलब होता है कि स्पेस में कोई चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में, वो आता है। जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क की बात करते हैं तो फोर्स कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इफेक्ट अपना अलग अलग शो करता है। सो वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है। वहीं पर जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात आती है। So the moment of linear momentum of a given body about an axis of rotation is called its angular momentum. और वो क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। सो लेट अस सपोज कि किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p बराबर mv है, p यहां पर बोल्ड होगा। तो p बराबर mv बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड r इज इट्स पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है r क्रॉस p, जिसको कि हम लोग rp साइन थीटा एन कैप या फिर mbr साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। थीटा जहां पर r वेक्टर और जो ये मोमेंटम वेक्टर है इसके बीच का एंगल है। ये जो r और ये वाला जो p है वो मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p का रिस्पेक्टिवली। जो ये n कैप है वो डायरेक्शन शो कर रहा है ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम की बात आती है। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी जूल सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसी से डायमेंशन भी इसका बन जाएगा ml स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखें कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी एक एक्सियल वेक्टर है। जो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो भी एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें कि फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर देखिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि फॉर एक रिजिड बॉडी के रोटेशन के लिए, ठीक है, फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसके रोटेशनल मोशन पर ये चीज हम देख रहे हैं सारा, कि जो एंगुलर मोमेंटम है उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके बीच में रिलेशन हमें मिलता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो हम अब क्या रिलेट कर सकते हैं, ये जो एंगुलर मोमेंटम है और जो टॉर्क है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, एक्चुअली देखिए क्या है, सेकंड लॉ वही हमारा है जो न्यूटन सेकंड लॉ है, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल दिया गया कि सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, rate of change of angular momentum of a body is equal to the external torque applied on it and takes place in the direction of torque। तो ये देखिए जो टॉर्क है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ कैसे रिलेटेड होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात कर रहे होंगे तो इस पे आपके पास आर भी है, पी भी है, वी भी है, मतलब पीक पीक को ही हम एम भी लिख सकते हैं ना। तो उस केस में आर भी है, एम भी है और वी भी है। तो अगर हमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन चाहिए तो हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करके लिखना होगा। फिर फिक्स्ड एक्सिस की वजह से, कांस्टेंट मास की वजह से चीजें रिड्यूस होती जाएंगी और हमें टाउ बराबर डीएल बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा बराबर आई डी ओमेगा बाई डी टी मिल जाएगा, जहां पर क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा के बराबर होता है तो आई अल्फा हमें मिल जाएगा। सो ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके मिल रही है, जैसे कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है और जो मास है वो कांस्टेंट है, तब जाकर हमें ये चीज मिल रही है। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बिकॉज अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी होता है।
तो अगर हम टोटल इफेक्ट ऑफ अ टॉर्क अप्लाइड ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इन अ गिवन टाइम निकालें, वो हमें क्वांटिटी देता है जो कि होती है एंगुलर इंपल्स। क्या होती है? एंगुलर इंपल्स। तो अगर आपको रोटेशनल मोशन अच्छे से पढ़ना है, जो लीनियर मोशन होता है, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, इन सब में जितनी भी क्वांटिटीज आप फाइंड करते हैं, यानी कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स वाले पार्ट पर आप जितनी भी क्वांटिटी फाइंड करते हैं, जैसे कि हो गया ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एक्सेलरेशन, टाइम, फिर हम फोर्स की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, तो इस तरीके की जितनी क्वांटिटीज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग सारी क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पर मिलती हैं रोटेशनल मोशन के केस में। तो जैसे वहां पर इंपल्स मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर एंगुलर इंपल्स होता है। यानी कि एंगुलर इंपल्स क्या होगा? एंगुलर इंपल्स हम निकाल सकते हैं जे बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल्टा टी टाउ डी थीटा, जो कि डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा, यानी कि एल एफ माइनस एल आई। तो हुआ क्या कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक टॉर्क एक्ट हुआ फॉर सम टाइम, तो टॉर्क ने मोमेंटम में कितना एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज ला दिया, वही यहां पर एंगुलर इंपल्स कहलाता है। तो जे बराबर हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू डेल्टा टी टाउ डी थीटा, थीटा नहीं सॉरी, डी टी इक्वल टू डेल्टा एल बराबर एल एफ माइनस एल आई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, यानी कि बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हो, तो एंगुलर मोमेंटम फिर कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम है, वो निकालने के लिए समेशन आई इक्वल टू वन टू एन आर आई क्रॉस पी आई बराबर एल के हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो निकाला और सबका कर दिया वेक्टर सम। तो यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में ये सारी चीज होंगी। अब बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरीके से हमारे पास लीनियर मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था तो मोमेंटम कंजर्व रहता था सिस्टम का, उसी तरीके से यहां पर भी जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क के जीरो होने पर उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी कि डीएल बाई डी टी बराबर टाउ एक्सटर्नल। सो अगर टाउ एक्सटर्नल बराबर जीरो है, तो डीएल बाई डी टी बराबर जीरो, यानी कि एल बराबर कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। सो एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस में, एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस में टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। अब अगर हम लोग लीनियर और रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा कंपेयर करें, यानी कि एक जगह पर जो दोनों में क्वांटिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, अगर उनको कंपेयर करें, तो लीनियर मोशन में जैसे लीनियर मोमेंटम p बराबर mv होता है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम l बराबर i ओमेगा होता है। या हम l और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको रिलेट कर सकते हैं, l बराबर अंडर रूट टू आई ई, ई जहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और l है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग रिलेट करते हैं ना कि P इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के वहां पर हमारी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है। देन लीनियर मोशन के लिए जैसे F बराबर ma होता है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क बराबर आई अल्फा, आप इसको टी से लिखे या टाउ से लिखे, ज्यादातर टाउ से लिखा जाता है, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। देन जैसे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखना चाहें, या लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, तो केटी लिख दें अगर, तो वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ रोटेशनल मोशन के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। सो जितना भी हमारे ये है फॉर्मूले वगैरह, आपको क्या करना है, अपने अपनी राइटिंग में एक पन्ना उठाइए, बीच से लाइन खींचिए, लेफ्ट हैंड साइड पर लीनियर मोशन के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड पर उसके करस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल मोशन है उसके फॉर्मूले लिख लीजिए। जैसे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर भी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस तरफ भी, यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम है, तो इस तरफ भी एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडीज। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम
शब्द अधूरा हो सकता है, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो ध्यान दीजिए, कभी भी हम अगर ये कह रहे हैं कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि उस चीज को देखकर हम बोलते हैं कि हाँ, जो ये ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी के केस में हमें दो कंडीशंस देखनी होंगी। पहली है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी कब? जब या तो वो रेस्ट में हो, जब वो रेस्ट में हो, या तो मूव कर रही हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि ना तो डायरेक्शन चेंज हो, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मूव कर रही तो मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट ना हो। उस केस में हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जब बात रोटेशनल इक्विलिब्रियम की आती है तो इसका क्या मीनिंग है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स के करस्पॉन्डिंग, अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर टॉर्क की बात हो रही है। ठीक है। सो अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी डज नॉट रोटेट और रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। या तो वो रोटेट ही ना करे, अगर रोटेट करे तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो और उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ना बदले, यानी कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होना चाहिए। तो फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल टॉर्क और द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, या डीएल बाई डी टी बराबर जीरो, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क या ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी जीरो। अब बात आती है स्पिनिंग की, रिजिड बॉडी रोटेशन। सो व्हेन द बॉडी रोटेट्स इन सच अ मैनर, कुछ इस तरीके से वो बॉडी रोटेट करे जिससे कि उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव ना करे, तो इस तरीके का मोशन स्पिनिंग मोशन कहलाता है। जैसे कि पंखे का घूमना, जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन जब रोटेट करता है तो वो क्या है? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। तो इन स्पिनिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के आर बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दैट एक्सिस, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, क्योंकि ये एनर्जी है, इस वजह से जूल ही होगी। काइनेटिक एनर्जी है, जूल ही होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो भी यूनिट जूल ही होगी। अगर हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करना चाहें तो ये हो जाता है के आर बराबर एल स्क्वायर बाई टू आई, या फिर एल बराबर अंडर रूट टू आई के आर, जिसको कि अभी हम लोग ने देखा है टेबल के फॉर्म पर। टेबल पे लिखा हुआ था ये कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट टू आई ई लिखा हुआ था। अब बात आती है प्योर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन दो तरीके का हो सकता है, जिसमें कि हम एक बोल सकते हैं, एक तो है प्योर रोलिंग मोशन, उसकी एक कंडीशन होती है। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन की एक कंडीशन होती है। जब भी कोई चीज बोल रहे हो तो उसकी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन पर ध्यान दिया करिए। और दूसरी है कि रोलिंग विद स्किडिंग। तो a rigid body having symmetric surface about its center of mass is being spinned at certain angular speed and placed on the surface so that plane of rotation is perpendicular to the surface। अब इतनी चीज यहाँ पर जो लिखी हुई है, सिंप्लीफाइड चीज ये है कि जैसे आप चला रहे हो एक साइकिल, तो जब आप एक साइकिल चला रहे हैं, पहिया क्या कर रहा है? पहिया घूम रहा है। ठीक है, पहिया स्पिन भी कर रहा है साथ ही साथ, यानी कि पहिए में रोटेशन भी है और साथ ही साथ उसकी एक्सिस भी ट्रांसलेट कर रही है, या जो पहिया है वो भी आगे ट्रांसलेट कर रहा है। तो वो जो मोशन है वो हमारा रोलिंग मोशन कहलाएगा।
और जब बात प्योर रोलिंग मोशन की आती है तो कंडीशन ये बैठती है कि जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करते करते आगे तरफ मूव कर रहा है, यानी कि उस पे रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों मौजूद हैं, इस तरीके के मोशन को रोलिंग मोशन बोलते हैं। और ऐसा होने पर जिस पॉइंट पर ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में, उस पॉइंट वाले की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस वो जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन है। मैं फिर से बोल देता हूं, वो पॉइंट जो कि इस सरफेस के साथ टच कर रहा है, उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होनी चाहिए उस समय जब वो टच कर रहा हो, तब जाके हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। सो इफ द बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन अ ट्रांसलेशन मोशन टू, देन द नेट मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग मोशन। यानी कि रोटेशनल के साथ साथ, रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी जब आ जाता है तो वो हमारा रोलिंग मोशन कहलाता है। तो यहां पर इस तरीके के मोशन में, जहां पर कि इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसका जो स्पिनिंग है वो हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में हमें मिलती है के एन बराबर के आर प्लस के टी। के टी हो गया ट्रांसलेशन के लिए, के आर हो गया रोटेशनल के लिए, और के एन लिख दिया गया है नेट, नेट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा के एन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जिसपे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पर पुट कर सकते हैं इस चीज को, जो हमारा रिलेशन होता है वी और वी का ओमेगा के साथ रिलेशन ये होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पर v बाई आर को लिख सकते हैं। और दूसरा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा जा सकता है जो ऑब्जेक्ट का मास है टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन। तो वही चीज यहां पर लिख दी गई। यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 + k² बाई आर स्क्वायर। तो ये नेट काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई, और ध्यान दीजिएगा यहां पर है इस रोलिंग ऑब्जेक्ट का मास, इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v या लीनियर वेलोसिटी v, जो इसका रेडियस है वो है r, और इसका रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो है k। तो जब बात आती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, वही हमारा प्योर रोलिंग होता है। तो इफ द बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस, किसी एक सरफेस के ऊपर, ये जैसे नीचे वाली ये जो है ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है सच दैट नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडी एंड द सरफेस। नो नो, ठीक है, नो नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर ये कॉन्टैक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट और ये जो सरफेस है ये कॉन्टैक्ट में है, उस जगह पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए बॉडी और सरफेस के बीच में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव भी कर रहा है और वेलोसिटी नहीं भी है? वो पॉसिबल ऐसे है कि इस ऑब्जेक्ट में एक लीनियर वेलोसिटी है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, और क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, स्पिन भी कर रहा है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है। सेंटर से अगर इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो r है, तो इस पार्टिकल पर उस स्पिनिंग मोशन की वजह से जो एक वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी, उस स्पिनिंग मोशन से हम एक लीनियर वेलोसिटी इसकी गेन अगर करें तो वो हो जाती है r ओमेगा के बराबर। और ये जो वेलोसिटी है ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, यानी कि इस पे जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी। तो प्योर रोलिंग मोशन या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो ये दोनों वेलोसिटीज होती हैं वो इक्वल एंड जस्ट अपोजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो कि इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। अब आती है इम्प्योर रोलिंग। इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है। जो प्योर रोलिंग का केस है वो आप महसूस कर सकते हैं उस समय जब, मतलब या एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जब आप स्टेशन में बैठे हो और आपके सामने से कोई ट्रेन गुजर रही हो, तो उसमें आप गौर करें अगर कभी, ठीक है, उसमें अगर कभी आप गौर करें तो पहिया जो है जिस समय ट्रैक में उसका पॉइंट टच होता है
उसमें कोई ऐसा मोशन स्किडिंग जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसा आपको लगेगा कि पॉइंट रखा और फिर उठ गया, रखा और उठ गया, यानी कि रेल और पहिए के बीच में ऐसी स्किडिंग जैसी कुछ नहीं होती है। वहीं पर आपने ये चीज देखी होगी कि जैसे कभी कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में आप साइकिल चलाना सीखे होंगे, उस समय आपने साइकिल चलाते चलाते एकदम से ब्रेक मार दिए तो क्या होता है, आपका जो आपकी जो साइकिल होती है वो आगे फिसल जाती है, क्योंकि आपने जो रोटेशनल मोशन था उसको जैम कर दिया, जबकि अभी लीनियर वेलोसिटी उस पे थी, तो वो ऐसे पहिया स्किड कर जाता है। या फिर आपने एक और मोशन देखा होगा जहां पर कि गाड़ी फंस जाती है कीचड़ में, तो वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट करते हैं कार को या ट्रैक्टर को, कोई भी गाड़ी होती है, पहिया वहीं पे घूमता रहता है, कार आगे नहीं बढ़ती। तो ये जो आखिरी के दो मैंने एग्जांपल बताया जिसपे कि आप साइकिल को एकदम से रोक दिए तो साइकिल आगे फिसल गई, और जो तीसरा एग्जांपल था जिसमें कि पहिया एक ही जगह पर घूम रहा है पर कार आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये इम्प्योर रोलिंग के मोशन है क्योंकि इस पे स्कीडिंग हो रही है। So in impure rolling motion, the point of contact of body with the platform is not relatively the at rest with respect to प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म यानी कि जिसके ऊपर ये चल रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इट इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन एज रिजल्ट स्लाइडिंग अकर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कंडीशन ये बनती है सीधी सीधी कि वीबीए नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि वीए माइनस आर ओमेगा नॉट इक्वल टू वी नॉट है। इफ प्लेटफॉर्म इज स्टेशनरी दैट इज वी नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में v जो है वो नॉट इक्वल टू आर ओमेगा है। तो ये एक जनरल केस हो गया कि प्लेटफॉर्म भी लेटर सपोज v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पिनिंग हो रही विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो है वो v है। तो अगर ये चीज हमें मिलती है कि v माइनस आर ओमेगा नॉट इक्वल टू वी नॉट, उस केस में इम्प्योर रोलिंग मोशन होता है। अगर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी मान लें, यानी कि जैसे ग्राउंड है वैसा कुछ मान लें, तो वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उस केस में हमें वी नॉट इक्वल टू अगर आर ओमेगा मिलता है तो ये भी इम्प्योर रोलिंग का केस है, चाहे वी बड़ा हो आर ओमेगा छोटा हो या आर ओमेगा बड़ा हो वी छोटा हो। ठीक है, तो इम्प्योर रोलिंग की ये कंडीशंस हैं। अब देखते हैं हम लोग रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सो हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ ऐसा वेज जैसा है, जिसकी की जो हाइट है वो h है, एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, और ऊपर से लेकर नीचे तक जो स्लैंट हमारे पास दिया हुआ है उस पे पूरा डिस्टेंस s हम मानकर चल रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से रोल करता हुआ नीचे आएगा तो उस पे दोनों तरीके की स्पीड मौजूद होंगी, लीनियर और एंगुलर स्पीड, यानी कि दोनों तरीके की इसके पास काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो अभी हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था कि हाफ एम बी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, के जहां पर रेडियस ऑफ जायरेशन है, आर है उस ऑब्जेक्ट का रेडियस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक आ रहा है, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रही होगी वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। सो एमजीएच को हम बराबर कर देंगे हाफ एम बी स्क्वायर टाइम्स वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। v बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो कि इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कितना था, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का इस्तेमाल करके। आपको फाइनल वेलोसिटी यहां पर पता चल गई कितनी है, ये v है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो लेकर चल रहे हैं और पूरा डिस्प्लेसमेंट s है, तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी कितना इस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट हुआ। तो हमने ये माना कि v इज इक्वल टू जीरो है, s जो है वो है h बाई साइन थीटा, क्योंकि हमें h हाइट पता है और उसका साइन थीटा कंपोनेंट हमने s के बराबर निकाल लिया। तो s बराबर हो गया h बाई साइन थीटा, इसको और जो v है वो हो गया अंडर रूट टू जी एच बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको जब आपने पुट किया तो a बराबर निकल कर आ गया g साइन थीटा बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो लीनियर मोशन और इसमें क्या डिफरेंस है,
डिफरेंस है सिर्फ इस फैक्टर का 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट को यहाँ पर शो कर रहा है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में, या एक जब हम लोग लीनियर मोशन के केस में देख रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे स्लाइड कर कर आता था, तो हम क्या बोलते थे कि उस पे एक्सेलरेशन जो एक्ट होगा वो जी साइन थीटा के बराबर होगा। बट यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करते हुए नीचे आ रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करते हुए नीचे आएगा, बेसिकली इस पे रोटेशन के साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, तो इस पे रोलिंग होगी। और रोलिंग मोशन के केस में जो इस पे एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी बनावट कैसी है। यानी कि सेम रेडियस का स्फेयर, सेम रेडियस का डिस्क, सेम रेडियस का रिंग, तीनों में ही जो एक्सेलरेशन बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा ड्यू टू दिस फैक्टर के। तो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारे हमारे पास यहां पर आ गया। अब बात आती है टाइम ऑफ डिसेंट की। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम ऑफ डिसेंट अगर हम लोग निकालें, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, और इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग u बराबर 0 और वैल्यू आपकी v और a की अबव एक्सप्रेशन पर, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है इस पे a हमने निकाल लिया, देखिए a की वैल्यू निकाल ली, v हमें पता है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इससे हम t निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अंडर रूट 2 एच जी, सॉरी 2 एच बाई जी टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। So from the above expression, it is clear that V is proportional to 1 divided by under root 1 plus k square by r square, और A जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और T प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, के रेडियस ऑफ डायरेक्शन होती है, और इसको आपको याद रखना है। तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर ये जो फैक्टर है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये मेजर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी का। इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है फॉर गिवन शेप ऑफ अ बॉडी, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अ बॉडी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेशियो है वो फॉर अ गिवन शेप ऑफ अ बॉडी फिक्स होता है, ये मास वगैरह पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि फैक्टर ही नहीं मास का। तो अगर हम स्फेयर की बात करें, सिलेंडर की बात करें, डिस्क की बात करें, रिंग की बात करें, अगर शेप फिक्स हमने ले रखा है तो उसका मास कैसा भी हो, सबके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब यहां पर आता है हमारे पास कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिसेंट फॉर अ गिवन इंक्लाइंड प्लेन। फॉर अ गिवन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि जो प्लेन है जिसमें कि कोई चीज स्लाइड होकर नीचे आ रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेंट, ये तीनों ही चीजें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करती हैं। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसकी ये वाली वैल्यू भी कम होगी। So greater will be its velocity and acceleration and lesser will be the time of descent. तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि ऐसे एरो बना के लिख लीजिए कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, यानी आई बनाइए, आई पे ऐसे डाउनवर्ड एरो बना दीजिए कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसके लिए ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो टाइम ऑफ डिसेंट है उसको कम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंट्रोइडल रोटेशन। तो यहां पर क्या है कि लेट अस सपोज कि आपने एक इस तरीके का रोटेटिंग ऑब्जेक्ट लिया है, ये एक पुली पर फिक्स्ड है, मतलब एक पुली की तरह है, सॉरी, ये पुली पर फिक्स्ड नहीं, एक पुली की तरह है ये। बट यहां पर वैसे पुली आपने देखा होगा कि ऊपर से ऐसे हैंग रहती हैं और डिस्क के शेप की रहती हैं। यहां पर क्या है कि ये जो बनावट है पुली की तरह है, बट इन्वर्टेड पुली, यानी कि जमीन में ऐसा कुछ फिक्स्ड चीज है और उसकी एक्सिस यहां पर है, ये जो ओ दिख रहा है ये उसकी एक्सिस है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इस ऑफ गिवन मास इज टाइड टू अ लाइट स्ट्रिंग, देखिए लाइट स्ट्रिंग यानी कि इनएक्सटेंसिबल और इस पे कोई मास वगैरह नहीं है, बाउंड ओवर अ पुली whose moment of inertia is I and radius r। ठीक है, ये एक पुली है, इसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एज शोन इन द फिगर।
इस पे एक मास टाई कर दिया गया थ्रू द स्ट्रिंग, मास ये, एक्सेलरेशन नीचे और ये टेंशन ऊपर, mg नीचे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे तरफ जा रहा है यानी कि mg की वैल्यू टेंशन से ज्यादा होगी, तो mg माइनस टी बराबर ma के होगा। तो यहां पर हमें जो ये टेंशन है वो मिल जाएगा I डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स mg। और ये किस केस में है कि यहां पर जो बियरिंग्स लगी होंगी, बॉल बियरिंग्स वगैरह यानी कि व्हील बियरिंग जो लगी होंगी, वो फ्रिक्शनलेस होंगी और स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। दूसरी चीज यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आएगी इस तरीके के केस में, वो हो जाएगी a बराबर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स जी। तो आइए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस 1 मिनट रुकिएगा। तो आइए हम लोग इसके जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। ये रहा पहला क्वेश्चन। When a body is projected at an angle with the horizontal in the uniform gravitational field of the earth, the angular momentum of the body about the point of projection as it proceeds along the path। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि हमें उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिसपे कि हमने जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो जैसे जैसे ये अपने पाथ पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली, या डिक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली, या इनिशियली डिक्रीजेज एंड आफ्टर रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट इट इंक्रीजेस, क्या होगा इसमें, ये चीज हमें बतानी है। सो एक बार सोचिए जरा इसको, क्या होगा इसका आंसर। इस पे मैं आपको बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग को निकालना है तो आर क्रॉस पी करना पड़ेगा। पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो, और जहां से हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसके बीच हमें एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उनके बीच फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है थीटा में या किस पर डिपेंड कर रही है, कुछ ऐसा वैल्यू बदल रहा है क्या, या सब कुछ बदलने के बाद भी जो आर पी साइन थीटा निकल कर आ रही है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है क्या, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। यानी कि पी किसी रेट से चेंज हो रहा हो, आर किसी रेट से चेंज हो रहा हो, बट आर पी साइन थीटा जो है उनकी वैल्यू पूरी एक कांस्टेंट है अगर, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा सेम रहेगा। तो वही चीज हमें देखकर यहाँ पर बतानी होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कैसे? अगर आप देखें कि टाउ क्या होता है, टाउ होता है हमारा mg क्रॉस आर, और आर का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्योंकि यहां पर आर परपेंडिकुलर जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, तो जो टॉर्क होगा वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, और क्योंकि टॉर्क कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। ये चीज कैसे निकाली, बेसिकली सीधी सीधी, क्योंकि सबसे पहले जब भी हमें ये देखना होगा कि एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम बदलता क्यों है। एंगुलर मोमेंटम बदलता है किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाले टॉर्क की वजह से। तो अगर टॉर्क एक्ट हो रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, और टॉर्क क्यों आता है, किसी फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बेसिस पर। तो यहां पर जो फोर्स है वो है mg, तो ये mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखें इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, और ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी जो एक तरीके से कह लीजिए लाइन ऑफ एक्शन, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा होने पर हम यही कह रहे हैं कि इसका जो आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से ही यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि टॉर्क बढ़ रहा है, टॉर्क के बढ़ने से एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। अब है क्वेश्चन 3। यहां पर अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। यहां पर एक पार्टिकल की बात हो रही है जो कि रोटेट कर रहा है विद सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है वो हमारा, जिस तरीके का जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, और प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, कुछ वैसे यहां पर सिचुएशन है। सो पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद सेंट्रल फोर्स, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन से आपके पास ए कांस्टेंट फोर्स है, बी कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम है, सी है जीरो टॉर्क, और डी है कांस्टेंट टॉर्क।
टॉर्क क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पर चेंज लाता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि वो इस वजह से है क्योंकि उस पर टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहां पर हम ये देखेंगे कि टॉर्क ड्यू टू सेंट्रल फोर्स इज जीरो, टाउ बराबर डी बाई डी टी ऑफ एल बराबर जीरो, यानी कि एल बराबर हो गया कांस्टेंट। अब है क्वेश्चन 4, अ पार्टिकल ऑफ मास m बराबर 3 kg मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 4y माइनस 3x बराबर 2, where x and y are in meter with constant velocity v is equal to 5 meter per second. The magnitude of angular momentum about the origin is. ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है। पहला है 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, दूसरा है 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सी है 6.0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और डी है 4.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और बी वाला जो था वो 8.0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स था। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट में क्यों दिया हुआ है थोड़ा सा रिकॉल करिए। 8.0, 6.0, 4.5 इस तरीके से क्यों दिया हुआ है? एक्चुअली इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सारा खेल सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट जो पहला लेक्चर था उस पे अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर अब अगर आप देखें तो मास दे दिया पार्टिकल का, ये कह दिया कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है अबाउट द ओरिजिन। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना है अबाउट द ओरिजिन, तो सीधे सीधी बात ये है कि जो मोमेंटम है उस पार्टिकल का और जो लाइन ऑफ एक्शन है जो कि एक पास हो रही है या एक जो है अलोंग द वेलोसिटी और दूसरी जो है वो पास हो रही है इससे अबाउट द ओरिजिन, उनके बीच क्या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। अगर ऐसा है तब तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो बदलेंगी, वरना हमें कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो हमें वही बताना है कि कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला। कैसे? ये जो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है y 4y माइनस 3x बराबर 2, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये क्या मिलेगा हमें कि ये पॉइंट ए पर अगर ऐसा कट कर रहा है और इधर ये पॉइंट बी पर कट कर रहा है, इस तरफ है ये 0.5, ठीक है, y एक्सिस पर जो इसका इंटरसेप्ट है वो 0.5 है, मतलब कि x बराबर 0 पर y को ये 0.5 पर कट कर रहा है, वहीं पर ये इस तरफ a को कट कर रहा है। अब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है जिसका कि मास 3 kg है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। तो हमने सबसे पहले तो इसको रीअरेंज किया, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 0.5 बनाया, तो इसका स्लोप कितना हमें मिला 3/4। tan थीटा बराबर 3/4 के मिलने से थीटा बराबर 37 डिग्री इधर निकल कर आ गया, यानी कि आर परपेंडिकुलर जो होगा वो हमें मिल जाएगा 0.5 साइन 53 डिग्रीज। ठीक है, ये जो आर परपेंडिकुलर है इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ये क्योंकि 0.5 है, ये एक परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो आर परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है तो 0.5 का साइन 53 डिग्रीज के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा, जिससे कि हमें मिल गया आर परपेंडिकुलर 0.4 मीटर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो लाइन है जिस लाइन पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है और वो लाइन जिसपे की ये ओरिजिन लाई कर रही है, वो दोनों लाइन ऑफ एक्शन कैसी हैं हमारी? पैरेलल हैं और उनमें उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं बदल रही। तो इसी वजह से हमने आर परपेंडिकुलर ये फाइंड कर लिया। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर। एम हो गया 3, बी हो गया 5 और आर परपेंडिकुलर हो गया 0.4, यानी कि 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m moves along line PC with velocity v as shown in the figure. What is the angular momentum of the particle about O? O के about इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? तो एक पार्टिकल है
मास m है, मूव कर रहा है अलोंग द पीसी के अलोंग, इधर से इधर ऐसे ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर अगर आप देखें, बिल्कुल ये फिर से वैसी ही चीज हो गई कि यहाँ पर अगर ये पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो इसके और जो ये ओरिजिन है उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो बदल रही है कंटिन्यूअसली? अगर नहीं बदल रही तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, अगर बदल रही है तो फिर वो भी वैल्यू बदलेगी। तो यहाँ पर हम अगर निकालें इसको तो क्या होगा, अभी हमने इस पर अभी अभी क्वेश्चन किया है इस तरीके का। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कैसे? जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा एल बराबर एम आर क्रॉस बी, ये और ये दोनों वेक्टर फॉर्म पर होंगे, आर और बी दोनों वेक्टर फॉर्म पर होंगे, चाहे आप बोल्ड लिखिए चाहे वेक्टर का साइन बनाइए। तो मॉड एल बराबर हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा, और ये जो आर साइन थीटा यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, यानी कि वही हमने एल के बराबर यूज कर लिया जो हमें दिया हुआ था एल डायग्राम पे। तो मॉड एल बराबर हो गया एम वी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 gram is moving with a uniform speed of 3 root 2 centimeter per second is in the xy plane along the line y बराबर 2 root 5 centimeter. The magnitude of its angular momentum about the origin in ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इज। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है, 0, 30, 30 रूट 2 और 30 रूट 10। पार्टिकल का मास दे दिया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड दे दी गई है, एक्स वाई प्लेन पर ये मूव कर रहा है अलोंग द लाइन वाई बराबर 2 रूट 5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसके एंगुलर मोमेंटम का अबाउट द ओरिजिन? तो यहां पर फिर से देखिए कि ओरिजिन के अबाउट हमसे पूछा गया है, तो ओरिजिन और ये जो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है y इज इक्वल टू 2 रूट 5 सेंटीमीटर, क्या इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो डिस्टेंस है वो बदलेगी? अगर बदलेगी तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि जो दो लाइन ऑफ एक्शन बन रही है वो सेम ही है, और उसकी और पैरेलल है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, कहीं पर भी अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होने की वजह से जो ये वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एल बराबर एम वी आर परपेंडिकुलर, एल बराबर एम वी आर परपेंडिकुलर। तो एल बराबर हो जाएगा 5 टाइम्स 3 रूट 2 टाइम्स 2 रूट 5, यानी कि एल बराबर 30 रूट 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a cylinder having radius 0.4 meter initially rotating at t equal to 0 with omega naught बराबर 54 radian per second is placed on a rough inclined plane with theta बराबर 37 degrees having frictional coefficient mu बराबर 0.5. The time taken by the cylinder to start pure rolling is। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है, 5.4 सेकंड, 2.4 सेकंड, 1.4 सेकंड और 1.2 सेकंड। तो यहाँ पर एक सिलेंडर की बात कर दी है और उसका रेडियस हमें दे दिया गया है। इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 वो रोटेट कर रहा था विद ओमेगा नॉट बराबर 54 रेडियन पर सेकंड। अब ये रफ इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.5 है, तो कितना समय लगेगा उसको ऊपर से नीचे तक आने पर? यानी कि हमें कहीं ना कहीं इसका जो वो है, वो क्या कहते हैं, जो एक्सेलरेशन है उसको हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। फिर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, यानी कि उस पे अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा होगा जो कि उसको रोकेगा और थोड़ा समय बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी वाला, कुछ इस तरीके से कि यहां पर ये इनिशियली रोटेट कर रहा था विद ओमेगा नॉट बराबर 54 रेडियन पर सेकेंड। इसको हमने प्लेस किया ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन जिसपे किए फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इतना है, तो टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू स्टार्ट प्योर रोलिंग, वो कब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा? प्योर रोलिंग स्टार्ट करने का मतलब ये है कि कब उस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन जीरो हो जाएगी जो पॉइंट कांटेक्ट पर है। तो ये हमें देखिए क्या मिलेगा कि किसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जो फोर्स होगा वो होगा mg, mg के दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, इधर mg cos 37 डिग्रीज और इधर होगा mg sin 37 डिग्री। फिर
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको मान रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे एक रोटेशन ऐसा है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पे क्या होगा कि एक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos 37 डिग्रीज एक्ट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर म्यू जी cos थीटा प्लस जी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें mg cos 37 डिग्रीज, इससे हमें एक मिलेगा नॉर्मल, और नॉर्मल का मल्टीप्लिकेशन होता है म्यू के साथ, तो हमें मिलता है वो फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहां पर हमने मास हटा दिया, तो a बराबर हो गया म्यू जी cos थीटा प्लस जी साइन थीटा, जिससे कि a बराबर हो गया 0.5 टाइम्स 10 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 0.6। तो a बराबर निकल कर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर अब क्या होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा की बात करी जाए, ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा टाइम्स r डिवाइडेड बाई हाफ m r स्क्वायर, यानी कि अल्फा बराबर हो गया 2 म्यू जी cos थीटा बाई r। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0.5 इंटू 10 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, यानी कि 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो प्योर रोलिंग कब स्टार्ट होगी? जब v बराबर r ओमेगा होता है, और हम जानते हैं v जो है वो हो जाएगा a टाइम्स t, यानी v इज इक्वल टू ए टी, और ओमेगा जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। तो ए टी बराबर, यानी कि v की जगह पर हमने पुट कर दिया ए टी, और r टाइम्स ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी रख दिया, जिससे कि हमें 10t बराबर 0.4 और यहां पर 54 माइनस 20t मिला, जिससे जिसको सॉल्व करने पर t बराबर 1.2 सेकेंड्स मिल जाएगा। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन से ही हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और v और r ओमेगा क्या है? किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। तो अगर एक्सेलरेशन a आया है तो वेलोसिटी t टाइम के बाद v बराबर at हो जाएगी, और ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving such that at time t its position in meter is given by rt is equal to 5 I cap minus 2t square j cap. The angular momentum of the particle at t equal to 2 seconds about the origin in kilogram meter to the power minus 2 second inverse is.